देश में कोरोना के मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर हुई 61.53%। 2,64,000 से अधिक है सक्रिय मामले। कोरोना संक्रमण की संख्या 7,42,000 तक पहुंची। कानपुर कांड में शामिल बदमाश अमर दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर में मारा। पुलिस की शातिर अपराधियों पर कार्रवाई में आई तेजी। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार की ओर से मंत्रियों ने प्रयागराज, झांसी, मथुरा और कानपुर पहुंचकर सौंपी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। और बरेली में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिक कोरोना से लड़ाई में आए आगे। आम जनता को खाद्य सामग्री, दवाएं और जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने में कर रहे हैं मदद। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 61.53% हो गई है। अभी देश में कोरोना के 2,64,944 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 4,56,830 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है। कोविड-19 से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई है। और वहीं पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से दुनिया भर में 1,17,87,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 5,42,000 से भी ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 29,91,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,31,000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों संगठनों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों की जांच ठीक से हो सके, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह एक अंतर मंत्रालयी समिति होगी और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति का नेतृत्व करेंगे। यह समिति विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बीच कोऑर्डिनेशन और तालमेल स्थापित करने का काम करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले यह मामला सामने आया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से भारी रकम ली थी। बाद में फाउंडेशन से जुड़े संगठन और लोगों ने चीन के साथ फ्री टू एयर जैसे समझौतों को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। आरोप यह भी लगे हैं कि यह फर्जी कंपनियों और टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों से मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन करते हुए इन संस्थानों में पैसा आया। ऐसे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को लेकर समन्वय बैठाने के मकसद से यह उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और सीआरए कानूनों का उल्लंघन के लिए इन तीनों संगठनों की जांच की जाएगी। और आइए बात करते हैं कानपुर हत्याकांड की। कानपुर हत्याकांड के विकास दुबे का साथी और शातिर अपराधी को यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर में ढेर कर दिया है। हमीरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर मौदहा थाना क्षेत्र में विकास दुबे गैंग के शातिर अपराधी अमर दुबे का एनकाउंटर देर रात यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में हुआ। बताया जा रहा है कि अमर दुबे विकास दुबे का करीबी रिश्तेदार था और कानपुर के बिकरू गांव में सीओ देवेंद्र मिश्रा, एसओ महेश यादव सहित 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की वारदात में शामिल था और घटना के बाद से फरार हो गया था। ये आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा इसको चेक।
कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद दुर्दांत अपराधी के आवास को धराशायी करने के साथ ही पुलिस लगातार विकास दुबे के साथियों को मुठभेड़ में मार रही है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विकास दुबे घटना के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। लखनऊ में आज पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कल देर रात हुई मुठभेड़ में अमर दुबे को हमीरपुर में मार गिराया गया है, जिसके पास से पुलिस की लूटी हुई एक पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके साथ ही इनामी श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, संजीव दुबे को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के पास से लूटी गई 2 पिस्टल और 44 कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रशांत कुमार ने कहा कि हम अपने साथियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ऐसी कार्रवाई होगी जो अपराधियों के लिए नजीर बनेगी। और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वर्गीय उप निरीक्षक नेबूलाल की पत्नी श्याम देवी को 80 लाख तथा पिता कालिका प्रसाद को 20 लाख का प्रमाण पत्र सौंपा। श्री सिंह ने कहा कि स्वर्गीय नेबूलाल की शहादत बेकार नहीं जाएगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनका संघर्ष समाज को प्रेरणा देता रहेगा। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और परिवार को मदद मिलेगी। योगी सरकार ने फैसला किया है कि तनख्वाह प्रमोशन में भी वृद्धि और वेतन मिलता रहेगा। रिटायर होने पर पेंशन भी मिलेगी। पत्नी के आग्रह पर शहीद की स्मृति में खेल का मैदान यादगार और प्रेरणा के स्वरूप में स्थापित होगा। मैं परिवार के साथ सदैव खड़ा रहूंगा। जो एक शहादत होता है उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आने वाले समय में उससे मदद मिलती है परिवार को। तो 1 करोड़ रुपया, जिसमें कल ही उनकी धर्मपत्नी के नाम पे 80 लाख रुपए उनको ट्रांसफर सीधा कर दिया गया है। 20 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट में किया गया है। एक असाधारण एक पेंशन भी होती है सरकार ने, जब से योगी जी की सरकार आई है, उसके अंदर जो भी उनके जीते हुए नौकरी करते समय उनको जो एक सैलरी मिलती, सैलरी के साथ कोई प्रमोशन होती तो उसमें भी सैलरी की जो वृद्धि होती है वो भी उनको दी जाएगी और वो रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन के रूप में बन के इनकी मदद में दिया जाएगा। और इसी क्रम में शहीद हुए सिपाही सुल्तान सिंह के परिजनों को आज जिले के प्रभारी मंत्री व आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने 1 करोड़ की सहायता राशि के चेक सौंपे। इनमें से 80 लाख रुपए शहीद सिपाही की पत्नी उर्मिला को दिए गए, जबकि 20 लाख रुपए का चेक शहीद के पिता हरिप्रसाद को सौंपा गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने शहीद के पिता और पत्नी से कहा कि जो हुआ उसका पूरे प्रदेश को दुख है। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। गुनहगार की तलाश में पुलिस की 20 टीमें और एसटीएफ लगी हुई है, वो बच नहीं पाएगा। मृतक की पत्नी को 80 लाख रुपया और मृतक के पिता को 20 लाख रुपया, कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने की थी,
उसको पूरा कर दिया गया है। पैसा दोनों के खाते में पहुंच गया है। पत्नी ने क्या मांग की आपसे? पत्नी ने क्या कहा आपसे? पत्नी ने कहा कि जो दोषी है, अपराधी हैं, जिन्होंने मारा है, वो मारे जाएं या पकड़े जाएं, ऐसी उसकी इच्छा है। वो इच्छा भी पूरी होगी। पुलिस की 20 टीमें लगी हैं, STF लगी है। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है कि जिस प्रकार से घर तोड़ा गया, गाड़ी तोड़ी गई, ये किस कानून के तहत तोड़ी? इस पर क्या कहना आपका? वो कानून है शासन के पास, तोड़ने का कानून है, उसी कानून के तहत तोड़ा गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा जिले के गांव बरारी के शहीद हुए पुलिसकर्मी जितेंद्र पाल के घर जाकर परिजनों को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि जितेंद्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपराधी यथाशीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। प्रदेश सरकार एवं पुलिस अपराधियों के पीछे लगी हुई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जितेंद्र पाल ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराधियों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है, जिसमें 50 लाख रुपए उनकी माता रानी देवी और 50 लाख उनके पिता तीर्थपाल को मिले हैं, जिसका प्रमाण पत्र ऊर्जा मंत्री द्वारा उनके माता पिता को दिया गया है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र पाल बिकरू तहसील बिलौर थाना चौबेपुर कानपुर नगर में बदमाशों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हुए थे। उनके बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में मथुरा पुलिस द्वारा कानपुर पुलिस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे का पोस्टर अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले टोल व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराए गए हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। सरकार पूरा प्रदेश शहीदों के साथ में है और इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अपना बलिदान दिया है। तो अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और ये घटना भी हमारे लिए आई ओपनर है। निश्चित तौर पर और डीप में जाएंगे, व्यवस्था को और ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा करने की आवश्यकता है, उसको शुरू करेंगे। और जो इनके रैकेट हैं, ज़्यादा इनका नेक्सस है, इसको भी तोड़ने का हमारी पुलिस फोर्स स्टडी से लगी है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी क्योंकि अपराधी वो सलाखों के पीछे हैं। जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में क्षेत्राधिकारी स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने के साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और असाधारण पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में चौबेपुर कांड में शहीद हुए क्षेत्राधिकारी स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को सहायता राशि के रूप में RTGS के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने हस्तांतरित की गई धनराशि का बैंक स्टेटमेंट और जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र को शहीद के परिवार के आवास पर जाकर दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और असाधारण पेंशन भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे सहित अन्य अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें से एक तो यही थी कि हम जो भी शहीद हुए हैं उनके 1 करोड़ रुपया देंगे। वो रुपया सरकार ने ट्रांसफर कर दिया उनके खाते में, और वो बैंक का स्टेटमेंट और जिलाधिकारी जी का सर्टिफिकेट, दोनों खाता नंबर और वो उनका डिटेल पूरा वो उनको मैंने हैंड ओवर किया, उनके हाथ में दिया। एक बात। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो पेंशन उनको मिलती रहेगी, वो मिलेगी। तीसरा ये है कि एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये 3 बातें सब कोई जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी 2 बच्ची, दोनों को मिलना चाहिए। उन्होंने एक मांग रखी, तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर उनके सामने लाऊंगा। सेवा का भाव उम्र के साथ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरेली जिले में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना काल में दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
बरेली में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति पिछले कई सालों से वरिष्ठ नागरिकों और आम जन की सेवा कर रही है। इस समिति में 200 के आसपास सेवानिवृत्त हुए लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग अपने संसाधनों से जो कुछ भी जुटाते हैं उसे लोगों में बांट देते हैं। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में इन लोगों ने लोगों की भरपूर मदद की। इन लोगों ने खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयां लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि ये लोग खुद तो घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन इनके वॉलंटियर बाहर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये लोग फोन के माध्यम से लोगों से राब्ता करते हैं, फिर उन तक मदद पहुंचाते हैं। यही नहीं, ये लोग अपनी हम उम्र के लोगों के पास जाकर उनकी काउंसलिंग करते हैं। हम सभी यहाँ पे लगभग 400-500 लोग सीनियर सिटीजन जुटे में हैं और हम लोग एक दूसरे से की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस लॉकडाउन में भी काफ़ी परेशानियाँ आई हैं और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को परेशानियाँ आई हैं। तो हम लोगों ने ये आपस में ये फैसला किया कि जितने भी हम लोग अधिकारी हैं, ये हम लोग सभी मिलकर 1-2 घर कम से कम ऐसा ले लें जिसके लिए हम लोग 2-3-4 महीने मदद कर सकें। फ़ोन के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन के लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं। इस वक्त जाना ज़रा परेशानी होगी क्योंकि 65 के ऊपर के लोग जो हैं वो जाना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए फ़ोन के ज़रिए बात करते हैं। और जो हमारे जूनियर जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हम लोगों से जुड़े हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, जैसा हमारा लड़का है डॉक्टर अहमद इमाम, और भी लोग हैं, इनके महेंद्र सक्सेना का लड़का है पारस, ये लोग जो मरहम भूषण पढ़ाता है, तो ये इन लोगों की मदद से घर घर जो है भिजवाते हैं उन बुज़ुर्ग लोगों के पास जो परेशान हैं, पैसे से भी, बीमारी से भी, दवाओं से भी। तो ये लोग उन लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, मदद कर। मुझे अपने डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए 16वां साल चल रहा है। हम और अपने अध्यक्ष जी ने ये संगठन बहुत पहले 2009 में शुरुआत करी थी। तब से हम लोगों ने ये करा, हमारे जितने रिटायर्ड लोग और डिपार्टमेंट के सब जगह के जो हुए सबको आदर सहित बुलाया, कमेटी में शामिल करा गया। सबने बैठ के ये डिसाइड करा भाई जिसे बुजुर्ग को जो प्रॉब्लम है या जो परेशानी है उसका समाधान हो जाए। बिजली की समस्या, क्योंकि मैं विभाग में था इसलिए मैं उसे पूरी तरह लोगों की मदद जो कर सकता था मैंने करता है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए लगातार संपर्क में हैं। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य में तेजी से लगा हुआ है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे लद्दाख का विकास तो हो ही, साथ ही ये सड़कें इस क्षेत्र में सेना के जल्द आवागमन के लिए भी बहुत अहम हैं। लद्दाख में सामरिक महत्व के ऐसे ही क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सिंगल रोड है साहब। अभी 2 साल से इतना कम निकल गया साहब, इतना बढ़िया काम हो गया साहब, पूछो मत साहब। क्योंकि लोग पब्लिक लोगों ने भी बोलता है साहब आओ 2 साल के अंदर ये रोड इतना बढ़िया बन रहा है। ये रोड जैसा आपने सही कहा एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड है और इसने हमारी सेना की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको बहुत इन्हांस किया है और उसके साथ साथ ये इसने लद्दाख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे सारे बॉर्डर्स के जितने दूर दराज के गांव हैं वो सारे कनेक्ट हुए हैं। जो लोकल्स हैं वो अब इस रास्ते का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका और अपने बिजनेस को चला रहे हैं। दूसरा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। लद्दाख में आप जहां कहीं से भी गुजरेंगे नदी, नाले और झरनों से आपका वास्ता जरूर पड़ेगा। पूरे लद्दाख में ऐसे कई जगह पर आपको नदी, नाले और झरने दिखाई देंगे। इसलिए जब लद्दाख को
प्रशासनिक दृष्टि से डेवलप करने की बात होती है, या सैलानियों को यहां तक लाने की बात होती है, या फिर हम सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से लद्दाख को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो सिर्फ सड़क निर्माण ही काफी नहीं है। आपको सड़क के साथ साथ नदियों के ऊपर ब्रिज भी बनाने होते हैं, जिस तरह से ये ब्रिज आप देख रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कई सालों में यहां पर दर्जनों ऐसे ब्रिज बना दिए हैं जो कनेक्टिविटी का काम करते हैं, जो दरअसल एक सड़क को दूसरी सड़क से, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं। और इस वक्त भी जो करीब 20,000 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें 30 से ज्यादा ऐसे और ब्रिजेस भी हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। और यकीन मानिए, जब सड़कें और ब्रिज एक दूसरे को जोड़ते हैं तो दुश्मन का हौसला टूटता है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प योजना चलाई गई है, जिसमें पंचायत द्वारा अपने अपने गांव के सभी परिषदीय विद्यालयों की 4 दीवारी, स्वच्छ पेयजल, हैंडवॉश सिस्टम, रास्ते पर इंटरलॉकिंग, ब्लैक बोर्ड, कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था आदि कार्य कराए जा रहे हैं। सरकार की इस योजना से जनपद एटा भी अछूता नहीं है। जिले के सभी ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले परिषदीय स्कूलों में सरकार की कायाकल्प योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे स्कूलों की सूरत बदल रही है। बात करते हैं अलीगंज ब्लॉक के नगला बनी गांव में स्थित दोनों परिषदीय स्कूलों की। तो दोनों स्कूल इंग्लिश मीडियम हैं। छात्रों की संख्या भी पिछले वर्ष क्रमशः 200 से अधिक थी और इस वर्ष भी कायाकल्प योजना के तहत दोनों स्कूलों में पानी की व्यवस्था, प्रेयर ग्राउंड में इंटरलॉकिंग एवं शिक्षण कक्ष में टाइल्स भी लगाई गई है। इसके अलावा वॉल पेंटिंग भी स्कूलों में कराई गई है। कायाकल्प योजना की निगरानी जिले के जिलाधिकारी सुखलाल भारती स्वयं कर रहे हैं। सर, सरकार द्वारा कायाकल्प योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी शिक्षक क्या कार्य हुआ है आपके स्कूल में और कार्य करें, जिससे कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का सौंदर्यीकरण सही ढंग से हो सके। विद्यालयों में जो आधारभूत संरचना के काम हैं, जैसे कि खाली जगह में इंटरलॉकिंग होना और कमरों में फ्लोर टाइल लगना, बिजली की फिटिंग होना, और जो मल्टीपर्पज़ जो हैंड वॉश का है बच्चों के लिए, और समरसेबल पानी की टंकी आदि, और जहां अगर बाउंड्री नहीं है तो उस बाउंड्री को भी करवाने का काम है। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जो बनी के हैं, उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ इंटरलॉक कराई है और 4 कमरों में ये फ्लोर टाइल लगवाए गए हैं। इतना काम हुआ है। अभी मल्टीपर्पज़ जो हैंड वॉश है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या इससे स्कूलों की सुंदरता बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल। स्कूलों में निसंदेह यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आधारभूत संरचना जब अच्छी हो जाएगी तो फिर विद्यालय हमारे आकर्षक हो जाएंगे, पठन पाठन का अच्छा माहौल बनेगा, और एक संदेश भी जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो पहले दुर्गति थी, अब कम से कम एक अच्छे रूप में वो दिखाई दे रहे हैं और लोगों का आकर्षण का। तो सरकार द्वारा एक कायाकल्प योजना चलाई गई है जो सरकारी स्कूलों के लिए है, उनके सौंदर्यीकरण के लिए। क्या स्थिति है इस समय जनपद में, क्या हो रहा है? हमारे जनपद में कुल 1927 विद्यालय हैं, जिसमें प्राइमरी अपर प्राइमरी मिला के, और सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कायाकल्प, जिसके तहत बच्चों के जो विद्यालय का पूरे सौंदर्यीकरण होना, उसमें बच्चों के टॉयलेट बनने हैं, उसकी बाउंड्री वाल बनना है, उसका फर्श बनना है, उसका किचन बनना है, बच्चों के लिए लड़के और लड़कियों का अलग टॉयलेट बनना है, पीने के पानी के लिए उसमें टूटियाँ लगनी हैं। ये सब बहुत सारे काम हैं। तो अगर सब सारे काम अगर बना दिया जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा पर्यावरण मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हमारे पूरे ज़िले में काम शुरू हो चुका है और कुछ जगहों पर मैंने खुद जा कर के देखा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ जगहों पर कुछ कमियाँ पाई गई तो हमने बीसीओ को निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ के जो अध्यापक हैं वो प्लस जो बना रहा है, ये दोनों में तालमेल होना चाहिए प्रधान में। और जहाँ भी गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है तो उसमें तुरंत सुधार कराया जाए और अच्छा काम कराया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा पर्यावरण पढ़ने लिखने के लिए मिले। बरसात के मौसम में अक्सर वज्रपात होने से बड़ी जनहानियां होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए अब राज्य आपदा मोचन बल लोगों को वज्रपात से संबंधित जानकारियां तत्काल उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि जल्द ही मौसम विभाग के साथ मिलकर राज्य आपदा मोचन बल लोगों को SMS, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से इसकी सूचना देगी। उन्होंने बताया कि वज्रपात से बचने के लिए लोग पेड़, जल स्रोतों, बिजली के खंभों से दूर ही रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 आपदा के समय SDRF की टीमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
साथ ही उन्होंने अपील की कि वे लोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी है। हमारे सामने एक चुनौती के रूप में जो निकल के आ रही है वो है हमारी बिजली गिरने की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है, जिसको वज्रपात भी बोलते हैं। इसके विषय में हम कुछ आगे बढ़े हैं। जो हमारा मौसम विभाग है इसके साथ हमने लिंक किया है ताकि हम इनको जनता को रियल टाइम बेसिस पे हम मैसेज भेज पाएँ। एक मौसम विभाग की 3 घंटे की एक सटीक जानकारी हम लोगों को मिलती है, तो वो इंटीग्रेशन मौसम विभाग के साथ हमारा पूरा हो चुका है और संभवतः आने वाले हफ्ते में हम इसको चालू करेंगे। और इसी के साथ एक और भी पहलू है जिसमें ये निकल के आया कि जो हमें जो और जानकारी देनी है वज्रपात के बारे में, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। रेडियो पे भी हम जिंगल्स वगैरह दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि जो वज्रपात है उससे हम कैसे बच सकें और जनहानि और मालहानि का कम से कम नुकसान हो। सरकार की तरफ से जितने भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कृपया करके उनका पालन करें। ये रिस्ट्रिक्शंस जितने भी हैं ये सोच समझ के मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको ये जारी किए गए हैं और ये सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए। जैसे मास्क पहनना है या लोगों से उचित दूरी बना के रखनी है, इसमें हम सब लोगों की ही सुरक्षा है। और चाहे हम खुद इस बीमारी से बचें या हम उस बीमारी से औरों को बचाएं, ये हम लोगों की ये एक ड्यूटी भी कहीं ना कहीं आती है। अन्य आपदाओं के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हम तैयार रहें, सजग रहें और जो वार्निंग्स इशू होती हैं सरकार की तरफ से या मौसम विभाग की तरफ से, उसका थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए उसका अनुपालन करें, तो मुझे लगता है कि हम इसमें और बचाव कर सकते हैं। लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सतत रूप से पढ़ाने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके क्रम में व्हाट्सएप एवं वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी रही है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा जियो टीवी, डिश टीवी और डीटीएच पर उपलब्ध है और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी अपने कोर्स के अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 61.53%। 2,64,000 से अधिक हैं सक्रिय मामले। कोरोना संक्रमण की संख्या 7,42,000 तक पहुंची। कानपुर कांड में शामिल बदमाश अमर दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर में मारा। पुलिस की शातिर अपराधियों पर कार्रवाई में आई तेजी। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार की ओर से मंत्रियों ने प्रयागराज, झांसी, मथुरा और कानपुर पहुंचकर सौंपी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। बरेली में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिक कोरोना से लड़ाई में आए आगे। आम जनता को खाद्य सामग्री, दवाएं और जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने में कर रहे हैं मदद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is